बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं बशीर रशीद और हम बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस कर रहे थे बेटा। अब हमने बायोलॉजिकल मेथड का जो सेकंड पार्ट है वो हमने डिस्कस करना है। पहले जो पार्ट में हमने डिस्कस किया बेटा कि बायोलॉजिकल मेथड असल में मुख्तलिफ स्टेप्स जो है उसकी सीरीज़ है जो कि साइंसदान या बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं किसी भी मसले का के हल तक पहुंचने के लिए। उन स्टेप्स में हमने बेटा पढ़ा था कि पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन करने का है, जिसमें हम मुशाहदात करते हैं, मतलब मालूमात इकट्ठी करते हैं मसले के बारे में। फिर हमने पढ़ा बेटा कि जब मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं तो हम जो है बेटा किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इस मसले का हल ये है। अब वो वाला मसले का हल बेटा जो अभी टेंटेटिव होता है, जिस पर अभी तहकीक होनी बाकी होती है, उसे हमने कहा था कि ये हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस जो है बेटा बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि दो जो सबसे आम तरीके हैं वो रीज़निंग की दो किस्में हैं, एक डिडक्टिव रीज़निंग और दूसरी इंडक्टिव रीज़निंग। तो डिडक्टिव रीज़निंग या इंडक्टिव रीज़निंग दोनों में हम लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं, मंतक को इस्तेमाल करते हैं किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए। डिडक्टिव रीज़निंग में हमने पढ़ा था बेटा कि हम मुशाहदात जब देखते हैं बेटा तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, किसी जनरल आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। इंडक्टिव रीज़निंग में हमने बेटा पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो है वो स्पेसिफिक आइडियाज़ को मिलाकर एक जनरल आइडिया बना लेते हैं। तो ये दो सबसे आम इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार हैं हाइपोथेसिस बनाने के। अब जो बेटा कुछ और तरीके हैं हाइपोथेसिस बनाने के जो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, उन दो तरीक़ों से हट कर भी। वो तरीक़ाकार कौन सा है? नंबर 1 इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना। हमने जो बेटा कोई मसले का हल ढूंढना है, हम ख्याली तौर पर ही उस मसले का कोई हल सोच लें। या फिर इंट्यूशन हो। इंट्यूशन का मतलब है बेटा कि हम सोच नहीं रहे किसी चीज़ के बारे में, लेकिन अचानक से हमारे जो जहन के अंदर मसले का हल आ जाए। मसलन हमने मसले का हल ढूंढना था, किसी प्रॉब्लम का जो है हल ढूंढना था, लेकिन हम जो बेटा पहले सोचते रहे उसके बारे में, उसके बाद हमने सोचना बंद कर दिया, किसी और जो है वो कामों में मसरूफ़ हो गए। तो अचानक एकदम से हमारे जहन में अगर कोई ख्याल उस मसले का हल आ जाए तो इसको हम कहेंगे ये इंट्यूशन है या वजदान है। उसके बाद बेटा एस्थेटिक प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस तरजीह को कहते हैं, और जो एस्थेटिक जो है बेटा वो बनावट या खूबसूरती के लिहाज से आता है। तो एस्थेटिक प्रेफरेंस से मुराद है बेटा कि कुछ बायोलॉजिस्ट जब किसी मसले का हल ढूंढने लगते हैं बेटा तो उनको कोई चीज़ जो है वो अच्छी लगती है और वो उस चीज़ को ही लेकर आगे चलते हैं कि इस मसले का ये वाला हल हमें बेहतर लग रहा है, कि ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो इस चीज़ से हम इसका हल ढूंढ लेते हैं बेटा। उसके बाद जो है वो तीसरा है रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज़। रिलीजियस मजहबी आइडियाज़, जैसे कि मजहबी किताबें हैं बेटा, उनमें साइंस के बारे में लिखा हुआ है। हमारे जो इस्लाम है बेटा, मज़हब इस्लाम है, और इसकी जो किताब है कुरान पाक, इसमें भी साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी गई हैं। अब अगर जो है बेटा किसी मसले का हमने हल ढूंढना है तो हम कुरान पाक की जो आयात हैं उनका अगर हम तर्जुमा करें तो उनसे भी हमें मसले के हल के बारे में रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बहुत से जो है बेटा साइंस की जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया है। जी बेटा, फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ क्या है बेटा? जो फ़लसफ़ी हैं वो हमने डिस्कस किया था बेटा कि हम उनको कहते हैं बेटा जो अपने जहन के ज़रिए, अपनी ज़हानत के ज़रिए किसी मसले का हल पेश कर देते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर जो है बेटा साइंसदान वो फ़लसफ़ी ही हुआ करते थे, जो हल तो पेश कर देते थे लेकिन उसको तजर्बे के ज़रिए साबित नहीं करते थे। साइंसदानों में और फ़िलासफ़र में ये फ़र्क होता है कि फ़िलासफ़र अपने जहन से किसी मसले का हल बता देता है, जो साइंसदान है बेटा वो ना सिर्फ हल बताता है बल्कि उसको तजर्बे के ज़रिए साबित भी करता है। तो पुराने ज़माने के जो फ़लसफ़ी हैं बेटा, उन्होंने भी कई ख़यालात पेश किए हुए हैं और साइंस के हवाले से हम अगर उनको भी इस्तेमाल कर लें तो कई मसले जो हैं बेटा उनके हल ढूंढने में मदद मिलती है। उसके बाद है बेटा कंपैरिजन एंड एनालॉजी। हम जो बेटा किसी मसले को जो इसका हल ढूंढ रहे हैं, हम उस मसले को किसी और मसले से जिसका हमने हल पहले ही ढूंढा हुआ है या किसी साइंसदान ने उसका हल पहले ही ढूंढा हुआ है उससे मुमासलत कायम करते हैं और फिर उसी तरीके से उसी के हल को आगे लेकर चलते हैं और इस मसले का हल भी ढूंढ लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करो कि हमने बेटा मलेरिया की वजह हमें पहले पता है कि ये चीज़ है, और अगर जो बेटा मलेरिया के अंदर भी बुखार होता है
और फ़र्ज़ करो कि डेंगू के अंदर भी बुखार होता है, तो जैसे मलेरिया की वजह ढूंढी है तो साइंसदान ये भी कर सकते हैं कि मलेरिया की ही तरह की लामात या उसी तरह के इलाकों में डेंगू की बीमारी भी है, तो फिर वो क्या करेंगे बेटा, मलेरिया की ही तरह इसका भी हल जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि हो सकता है कि मलेरिया की ही तरह की कोई वजह हो इसकी। तो ये एनालॉजी और कंपैरिजन मुआवजना हो गया बेटा। उसके बाद है बेटा लास्ट में कि बाज़ दफ़ा साइंसदान एक चीज़ के बारे में हल ढूंढ रहे होते हैं, किसी चीज़ का हल ढूंढ रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो हल ढूंढते ढूंढते उनको जो है बेटा कोई और चीज़ मिल जाती है। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर, किसी और चीज़ पर तहकीक कर रहे हैं लेकिन तहकीक करते करते उनको जो है बेटा कोई और चीज़ जो है वो पता चल जाती है। इस तरीके से भी जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हल ढूंढे जा सकते हैं। जी बेटा, हाइपोथेसिस बन गई। अब उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। तो जो साइंसदान है बेटा वो हाइपोथेसिस बना लिया उसने और उसकी जो है बेटा टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। और पहले तो साइंसदान खुद उसको टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट करने से, और टेस्टिंग कैसे की जाती है, बाय थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तजर्बात से। और अगर तजर्बात जो है वो करने के बाद जो बेटा हाइपोथेसिस जो है वो सरवाइव कर जाए, यानी कि झुटलाई ना जा सके, और दूसरे भी साइंसदान फिर उसको जो है बेटा तजर्बात करके और झुटला ना सकें, और इस तरीके से जो भी तजर्बात हैं उनके जो टेस्ट हैं वो उनको सपोर्ट करें। तो ऐसी वेल सपोर्टेड, अच्छी तरह से जिसको सपोर्ट मिल गई है हाइपोथेसिस को, और जिनको ज़्यादातर साइंसदान कबूल कर लें, ये मान लें कि ये ठीक है, उसे हम कहेंगे ये क्या है बेटा, थ्योरी है। तो थ्योरी की डेफिनेशन है बेटा कि वो वाली हाइपोथेसिस जो कि जिसको सपोर्ट मिलती है कई टेस्ट के रिजल्ट से। जी बेटा, तो आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ गुड थ्योरी की, अच्छी थ्योरी की जो कुछ खूबियां हैं बेटा। पहले नंबर पर ये प्रेडिक्टिव होती है। जो अच्छी थ्योरी है बेटा वो पेशगोई करती है, आगे जो है बेटा आने वाले हालात जो है उनके बारे में बताती है उस मसले से मतलब अगर हमने एक हाइपोथेसिस को सच माना है तो उससे हम कुछ नतीजे निकाल सकते हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस सच है तो इसका मतलब है कि ये होगा, ये होगा और ये होगा। जैसे हमने मिसाल अभी पढ़ी है बेटा कि अगर हम मानते हैं कि जो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है बेटा, तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं बेटा कि प्लाज्मोडियम जो होगा, ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हर मलेरिया के मरीज़ के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो ये प्रेडिक्शन है। जी बेटा, पेश गोई है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी पावर, ये जो बेटा मसाइल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकती है, उसकी वजाहत कर सकती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ जो सवालात उठते हैं साइंसदान के जहन में उस मसले के मतलब, उन सवालों को एक्सप्लेन कर सकती है, उनकी वजाहत कर सकती है। और थर्ड वन बेटा कि ये क्या करती है, सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, नए जो हाइपोथेसिस हैं वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। और ऐसी जो है बेटा थ्योरी जिससे मज़ीद नए हाइपोथेसिस बनाए जा सकें, इसको हम कहते हैं बेटा, ये है प्रोडक्टिव थ्योरी। तो ये प्रोडक्शन कर सकती है नए हाइपोथेसिस की। जी बेटा, थ्योरी से नए हाइपोथेसिस बनेंगे और टेस्टिंग जो होगी बेटा वो चलती रहेगी। साइंसदान जो होंगे बेटा वो थ्योरी को चैलेंज के तौर पर लेते हैं और उसको हर मुमकिन कोशिश करते हैं जुटलाने की। और ये जो स्केप्टिकल अप्रोच होगी, ये जो मशकूक नज़रों से देखकर और फिर साइंसदान जो जब तहकीक करते हैं और गलत साबित करने की इसको कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गलत साबित ना कर सकें और कन्फर्म हो जाए, 100% कन्फर्म हो जाए कि ये अब जो थ्योरी है वो झुटलाई नहीं जा सकती, ये सच ही है, तो फिर वो थ्योरी नहीं रहती, वो बन जाती है बेटा साइंटिफिक लॉ या फिर प्रिंसिपल। तो ये जो बेटा यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। जो लॉ है कांस्टेंट मुस्तकिल रहता है बेटा, फैक्ट ऑफ नेचर, नेचर की जो ये हकीकत होती है जो मुस्तकिल रहती है, जो तब्दील नहीं हो सकती। हाइपोथेसिस मफरूज़ा है, फ़र्ज़ी हल होता है किसी मसले का। हाइपोथेसिस को अगर सपोर्ट मिल जाए काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेस्ट से या तजर्बात से, तो वो थ्योरी बन जाती है। और अगर थ्योरी 100% कन्फर्म हो जाए कि ये दुरुस्त है, सच है, तो फिर वो बेटा लॉ बन जाती है। जी बेटा, बायोलॉजी जो है बेटा उसमें लॉज जो है वो बहुत कम है। तो बायोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज
वजह क्या है? क्योंकि जो लाइफ है बेटा उसकी जो नेचर है बहुत इल्यूसिव है, धोखा देने वाली है। हमें चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वो हकीकत में वैसी नहीं होती। मतलब जो जानदार हैं बेटा वो बहुत ही पेचीदा हैं उनको समझना। इस वजह से जो कवानीन हैं, लॉज हैं, वो भी जो है बेटा बहुत कम है। एग्जांपल्स हैं बेटा लॉज की, मेंडल की कवानीन है इनहेरिटेंस के, ये हमने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये हमने पढ़े हुए मैट्रिक के अंदर। इस तरह हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये हमने शायद नहीं पढ़ा हो। हार्डी-वेनबर्ग लॉ बेटा ये कहता है कि अगर जो है बेटा कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर लें, कुछ एवोल्यूशनरी जो है बेटा फैक्टर वो अगर हम कंट्रोल कर लें तो एवोल्यूशन नहीं होगी। जी बेटा, जो लॉ है वो ज़्यादा जनरल होता है, मतलब ज़्यादा एक जैसी चीज़ों पर ये लागू हो जाता है और ज़्यादा पेचीदा सवालों के जवाब दे सकता है। जी बेटा, ये हमारा जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।